कल माननीय वित्त मंत्री ने 31 जनवरी 2022 को 2021-22 वित्तीय वर्ष के जो आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण वो प्रस्तुत किया। उससे जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जो परीक्षा उपयोगी होंगे, पूरे वर्ष भर आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, वो हम देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण आंकड़े। इसके पहले बता दूं कि आर्थिक समीक्षा पिछले बजट वर्ष जो पिछला वित्तीय वर्ष होता है उसके जो परिणाम होते हैं वो प्रदर्शित करता है। देश की क्या स्थिति, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, दर्शाता है। जबकि बजट जो कि आज प्रस्तुत होगा संभवतः वह आने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए क्या स्थिति रहनी चाहिए, सरकार का विजन प्रस्तुत करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022 की थीम हर बार बजट की थीम होती है। इस बार की थीम त्वरित दृष्टिकोण या एजिल अप्रोच। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, त्वरित दृष्टिकोण या फिर एजिल अप्रोच। पहले क्या होता था कि बजट जो आर्थिक समीक्षा थी वो 2 पुस्तिकाओं में प्रस्तुत किया जाता था, ये एक चलन चल रहा था। लेकिन इस बार क्या किया गया, आंकड़ों से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ न करते हुए, बहुत ज़्यादा बोझिल न बनाते हुए आर्थिक समीक्षा को एक पुस्तिका में जगह दी गई है। और एक पुस्तिका के अलावा एक सारणी नुमा पुस्तिका लॉन्च की गई है जिसमें सांख्यिकी आंकड़े सभी रहेंगे जरूरी। ठीक है, जो आर्थिक आंकड़े हैं जब जरूरत पड़ेगी ताकि आसानी से उनको लिया जा सके, अध्ययन का विषय वस्तु बनाया जा सके। तो इस तरीके से आर्थिक समीक्षा के लिए इस बार एक पुस्तिका 2 पुस्तिकाओं के स्थान पे, दूसरी पुस्तिका जो हटाई गई उसके स्थान पे सांख्यिकी सारणी नुमा एक पुस्तिका जारी की गई है अलग से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और थीम तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण खत्म होने के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति पेश की जा सके और नीतिगत नुस्खे सुझाए जा सकें। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा लिखा गया है। अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण बनाता कौन है पूछा गया है कई बार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन, जो हाल ही में अभी CEA इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वित्त मंत्री का बनाया गया है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा, तो थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, फैक्ट। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। इसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जाती है। अर्थात जो बजट में था उसका क्रियान्वयन कैसा हुआ, अन्य योजनाओं का क्या हाल है, वो सब प्रस्तुत किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। यह दस्तावेज प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव के बारे में भी जानकारी देता है। आर्थिक समीक्षा में प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार विमर्श किया जाता है। यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, पहला, ध्यान रखिएगा। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1965 ऐसा पहला बजट था जहां आर्थिक सर्वेक्षण पहले पेश किया गया, अलग से पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा 2021-22 की जो प्रमुख बातें हैं वर्ष भर आपके काम आने वाली, तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में, अर्थात जो अगला वित्तीय वर्ष है यह जो अब चालू होगा, में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। कितना? 8 से 8.5%। जो चालू वित्तीय वर्ष अर्थात जो बीत गया ये 2021-22 वाला, इसमें GDP विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इसके पहले आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 प्रस्तुत हुई थी उसमें 2021-22 का जो GDP ग्रोथ रेट दर्शाया गया था, अनुमान, वो 11.5% था। वो अब कितना है वर्तमान में? 9.2%। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक अर्थात 2024-25 के अंत तक भारत के $5 ट्रिलियन के GDP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अवधि में लगभग
4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। ये लाइन एकदम रट लीजिएगा, मेंस देने वाले खास करके। अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% की गिरावट हुई थी। जीडीपी में -7.3% की ग्रोथ देखी गई थी, या गिरावट देखी गई थी, -7.3% की। उसके बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2% बढ़ने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो अब शुरू होगा में जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है। आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी होने की संभावना भी दर्शाई गई है। ध्यान रखिएगा, जो 8 से 8.5% की वृद्धि दर अनुमानित है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक ऐसा ही लगभग विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी अनुमान जताया है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विश्व बैंक का जो अनुमान है 8.7% है वृद्धि दर का, वहीं एशियाई विकास बैंक का अनुमान 7.5% की वृद्धि दर का अनुमान है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है वृद्धि दर का अनुमान 8 से 8.5%, ये इन दोनों के बीच सटीक रूप से बैठ जाता है। लेकिन आईएमएफ का थोड़ा सा डिफर कर रहा है, आईएमएफ ज़्यादा बता रहा है। तो आईएमएफ के ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना दर्शाई गई है, जिससे भारत अगले 3 वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र, देखिए ये महत्वपूर्ण है, कृषि संबंधित क्षेत्रों में 3.9% की वृद्धि दर, उद्योग में 11.8% की वृद्धि दर और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर का अनुमान है। मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत 7%, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 15% और निर्यात 16.5%, आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। तो ये सब में बढ़ोतरी हुई है। कितने कितने प्रतिशत याद रखिएगा, कई बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का इस समय विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छा है, 650 से भी अधिक हो गया है। टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लगातार निवेश आ रहे हैं। निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव इस वर्ष कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर था, काफ़ी लोग संक्रमित हुए। भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार शामिल रहे। सरकार की लचीली और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिसमें बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया और 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार का कुल मिला के ध्येय यह था कि लोगों के हाथ में किसी न किसी तरीके से पैसा पहुंचाया जाए, तरलता में वृद्धि की जाए मार्केट में। जब पैसा पहुंचेगा तो लोग सामान खरीदेंगे, उत्पाद खरीदेंगे, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। राजकोषीय मजबूती 2021-22 बजट अनुमान 2020-21 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 67.2% तक बढ़ गई। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता जाऊंगा। सालाना आधार पर अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है। तो ये महत्वपूर्ण है सकल कर राजस्व वाला। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली। कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का ये महत्वपूर्ण है 59.3% कर्ज हो गया, बढ़कर के जो 2019-20 में जीडीपी के 49.1% के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें आगे आने वाले समय में गिरावट होने का अनुमान है, लेकिन अभी याद रखिएगा 59.3% कर्ज बढ़ के हो गया, तो जो कि 2019-20 में 49.1% जीडीपी का था। बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करें तो भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज़्यादा हो गया। पर्यटन से कमजोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको पता है कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जहां पे सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सेवा क्षेत्र के लिए काफ़ी गुंजाइशें हैं। तो पर्यटन चूँकि कोविड में जो प्रतिबंध लगे उसमें बंद रहा, लेकिन फिर भी अन्य जो सेवाएं थीं उन्होंने इसको कहीं न कहीं कुल मिलाकर के बैलेंस किया, संतुलन बनाने का काम किया। विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार एसडीआर आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया। एक लाइन ये याद रखिएगा, कितना हो गया? $65.6 बिलियन। सितंबर 2021 के अंत तक एक वर्ष पहले के $556.8 बिलियन की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़ करके ये अमाउंट में है $593.1 बिलियन हो गया। ये बाह्य कर्ज की बात हो रहा है, जो आरबीआई से और अन्य जो संस्थाओं से भारत सरकार लेती है वो नहीं। तो यहाँ पर कर्ज कितना हो गया? $593.1 बिलियन। इससे आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन के साथ ही ज़्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत भी मिले हैं। 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार, ये ध्यान रखिएगा, $600 बिलियन से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसंबर 2021 तक $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। तो 31 दिसंबर 2021 तक जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी जो वैल्यू है कितनी है भारत में? $633.6 बिलियन। सॉरी, मैं 650 कह रहा था, तो $633.6 बिलियन ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। रट लीजिए, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? चीन के पास, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे भारत है। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता की बात करें तो प्रणाली में तरलता अधिशेष रही, अर्थात तरलता पर्याप्त रही, पर्याप्त से ज़्यादा रही। 2021-22 में रेपो रेट 4% पर बरकरार रही, उसको बढ़ाया नहीं गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए G-SEC अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी तरह महामारी के आर्थिक झटके को दूर कर दिया गया है। तो 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक कितनी हुई? 9.2% हुई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत के 11.2% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया। अब देखिए, बहुत सारे गैर जरूरी आंकड़े भी हैं, इनको हम बाद में छांटेंगे। अभी आपको आर्थिक समीक्षा संपूर्ण जो आंकड़े हैं वो मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 6% से घटकर 2.2% हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत में 16.54% रहा। सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा है। पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष रहा। तो अप्रैल नवंबर 2021 में, अर्थात अप्रैल से नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ से, जो न्यू लिस्टेड कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में,
से 89,066 करोड़ रुपए उगाहे गए, वसूली की गई, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल से दिसंबर 2021 में समकक्ष बाजारों, जो अन्य बाजार हैं, उनसे अच्छा प्रदर्शन किया। मूल्य तथा मुद्रास्फीति, तो औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 बहुत महत्वपूर्ण है, में सुधर कर 5.2% हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6% थी। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई। पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, किस कारण आई? खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण। 2021-22 में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1% थी। तो जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसमें काफ़ी सुधार देखा गया। इस तरीके से 9.1 से 2.99% पहुंच गई। वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा। दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। सेंट्रल एक्साइज में कमी तथा बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौतियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली। काफ़ी चर्चित मुद्दा भी था ये, बीच में दाम काफ़ी बढ़ रहे थे, फिर रेगुलेट किया गया इसको। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान कितनी रही? 12.5% बढ़ी। ऐसा किन कारणों से हुआ? तो पिछले वर्ष में निम्न आधार था, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं तथा उच्च माल ढुलाई लागत के कारण सीपीआई सी तथा डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच अंतर काफ़ी देखा गया। मई 2020 में यह अंतर शीर्ष पर अर्थात 9.6% पर रहा। तो ये सब कारण थे, अगर पूछ लिया जाए कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में 12.5% का जो ये बढ़ोतरी हुई, क्यों हुई, किन कारणों से? तो ये कारण है। इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ। इस अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारकों द्वारा की जा सकती है। बेस प्रभाव के कारण अंतर, दो अर्थात जो बेस ईयर है उसमें काफ़ी बदलाव जो किए गए उसके कारण, दो सूचकांकों के स्कोप तथा कवरेज में अंतर के कारण, मूल्य संग्रह, कवर की गई वस्तुएं, वस्तु भारों में अंतर तथा आयातित कच्चे मालों की कीमत ज़्यादा होने के कारण डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है। डब्ल्यूपीआई में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से सीपीआई सी तथा डब्ल्यूपीआई में अंतर काफ़ी होने की आशा की जाती है। सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन, तो नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया, ध्यान रखिएगा, जबकि यह 2019-20 में 60 था, 2018-19 में 57 था। तो लगातार ये वृद्धि देखी गई है एसडीजी इंडिया सूचकांक में। एसडीजी इंडिया सूचकांक क्या है? जो एसडीजी लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 निर्धारित किए गए हैं, उन 17 में किस राज्य का क्या प्रदर्शन रहा है और राज्यों पर के आधार पर फिर पूरे देश का क्या प्रदर्शन रहा, समग्र प्रदर्शन, वो दिखाया जाता है। तो समग्र अंक जो है वो 66 हो गया है, जो कि 2018-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी। ठीक है, तो 10 थी फ्रंट रनर्स की संख्या 2019-20 में, अभी कितनी हो गई है? 22 राज्यों में। तो 22 राज्य इसके अंतर्गत आ गए हैं फ्रंट रनर्स के अंतर। नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रहे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, पिछले बार की तरह। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% भारत में रहा। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। कब तक? 2022 तक।
प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई। देखिए, जब भी आप मेंस लिखेंगे तो आर्थिक समीक्षा में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा करके ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे काफ़ी। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई है। उत्सर्जित अपशिष्ट में 2017 के 349.13 मिलियन लीटर दैनिक से 2020 में 280.20 MLD की कमी आई है। तो उपलब्धियां हैं ये थोड़ी सी। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन की COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। एक शब्द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ध्यान रखिएगा किसके लिए यूज किया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है। कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन GVA में महत्वपूर्ण 18.8% की वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। आई थिंक यहाँ आंकड़ों में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक दिखाई पड़ रही है। ये ग्रास वैल्यू एडेड है 18.8%। कृषि वृद्धि दर जो है GVA में 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9%। हाँ, ये सही रहेगा। फिलहाल हम एक बार रीचेक करके फिर देख लेंगे। हालांकि ये जो मैंने बताया यही होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई। पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR पर बढ़ा रहा। कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थायी आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15% है। अवसंरचना विकास, रियायती परिवहन तथा माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण के लिए समर्थन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकार खाद्य प्रसंस्करण को सहायता देती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। उद्योग और बुनियादी ढांचा, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया। यह अप्रैल से नवंबर 2020 में -15.3% था, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 14 इन 5 वर्षों के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई, 1,55,180 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। अगर 45,980 करोड़ रुपए से तुलना करें तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, 2,15,058 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है, जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़े कारपोरेट, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा, बड़े कारपोरेट के बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अभी तक का सबसे उच्च स्तर है RBI के अध्ययन के अनुसार।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ से लेन देन, लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। सेवाओं की बात करें तो जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है, जिसमें सुधार की गुंजाइश है। समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में जो ग्रास वैल्यू एडेड होता है कितना रहा, ध्यान रखिएगा, 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की अनुमान है सेवा क्षेत्र में। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तरों तक पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। आईटी बीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए। प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी बीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है। सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी से मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया, जिसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या भारत में 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई, 14,000 से अधिक हो गई है, जो 2016-17 में मात्र 735 थी। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या भारत में अब 83 हो गई है। इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र से हैं, ध्यान रखिएगा। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े आंकड़े, 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी स्तर पर आ गए हैं। मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा। सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय, जो 2014-15 में 6.2% था, 2021-22 में यह अनुपात बढ़कर कितना हो गया, 8.6% हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो पांचवा था, उसके अनुसार जो उसके आंकड़े आए हैं, ध्यान रखिएगा, कुल प्रजनन दर TFR 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई है, तो जो 2015-16 में 2.2 थी। तो एक महत्वपूर्ण सुधार है ये, 2.1 ये लक्ष्य था। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट जो फिगर है 2.1 उससे भी कम हो गया, 2 हो गया, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम शिशुओं के मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों और प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 में सुधार हुआ है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य जो निर्यात आयात संबंधी आंकड़े हैं, हालांकि ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2000 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, NFHS 5 है, इसके आंकड़ों का हमने आप लोगों को PDF दिया हुआ है, उस पर एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि उसके आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले वर्षों के लिए, जो परीक्षाएं आप देंगे। तो उनके आंकड़ों का वीडियो
आज नहीं तो कल वाले जो परीक्षा खबरी का वीडियो उसके साथ दे देंगे, संपूर्ण आंकड़े पूरे उसके, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है? तो चीन से सबसे ज़्यादा आयात करता है, उसके बाद यूएई से और फिर अमेरिका से। नए आंकड़े हैं ये। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? तो निर्यात सबसे ज़्यादा यूएसए को, फिर यूएई को और फिर चीन। तो बदलाव हुए देख लीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु, तो आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड, फिर सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, फिर मोती व बहुमूल्य पत्थर और फिर कोयला। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन है? पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात, औषधि फार्मूलेशन और सोना। तो ये आयात और निर्यात के आंकड़े हैं। बजट आने के बाद, आज बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद बजट आर्थिक सर्वेक्षण के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे। मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरा बजट, ये पूरी आर्थिक समीक्षा थी, उसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी सारी हमने आपको बता दी परीक्षा के उद्देश्य से। और आइए आज के परीक्षा खबरी में, चूँकि आज परीक्षा खबरी का हमने डाला नहीं है आपको थंबनेल में, बट परीक्षा खबरी में क्या क्या खास बातें देख लेते हैं तेजी से। लद्दाख में शुरू हुआ स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल 2022। तो लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव स्पुतनिक गुस्टर 30 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। यह स्पुतनिक मठ में आयोजित किया जाता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण मठ के भिक्षुओं द्वारा महाकाल, गोम्बो, पलदान लामो, श्रीदेवी और सफ़ेद महाकाल रक्षक देवता जैसे विभिन्न देवताओं का चित्रण करते हुए स्थानीय रूप से चाम नामक रंगीन मुखौटों के साथ नृत्य था। जद्दा में आयोजित हुआ सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव। तो पहला योग महोत्सव सऊदी अरब का था। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव 29 जनवरी 2022 को जद्दा के वाणिज्यिक केंद्र में आयोजित हुआ। इस उत्सव का आयोजन सऊदी अरब ओलंपिक कमेटी, खेल मंत्रालय के तहत एक संस्था सऊदी योग समिति द्वारा किया गया। सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक जोरी फैक्ट है, किसके साथ? भारत के साथ। 2 जनवरी 2022 में IIT धारवाड़ में लॉन्च किया गया GCOE ACE। तो जनवरी 2022 में IIT धारवाड़ में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ को चिन्हित करने के लिए एक आभासी समारोह आयोजित किया गया। तो कहाँ पे? IIT धारवाड़ में। केंद्र को हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दान का समर्थन प्राप्त है। पहला चरण के लिए मुख्य रूप से कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास उपकरण के रूप में उपकरण स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थापित होगा। गुरुग्राम को मिला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो गुरुग्राम को, हरियाणा के गुरुग्राम में अब 100 चार्जिंग पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसे 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन माना जा रहा है। नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पॉइंट थे। यहाँ पर 100 हैं। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता बाबा इकबाल सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह अकाल अकादमी के संस्थापक थे। ट्रस्ट अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फैले 129 स्कूल चलाती है। आदित्य L1 मिशन, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन को L1 लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। एस्ट्रोसैट को 2015 में लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को पहले आदित्य 1 नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य सौर कोरोना का निरीक्षण करना था। लैग्रेंज पॉइंट 1 है क्या? तो इसका नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। यह बिंदु अंतरिक्ष में स्थित है जहां 2 पिंड प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण और आकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा।
खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फेडरल डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसने की है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना है। उदाहरण के लिए आधार, पासपोर्ट और पैन जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित हैं। नागरिकों की राज्य और केंद्रीय पहचान अब इस नई फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज के तहत संग्रहित की जाएगी। नागरिक इस आईडी के माध्यम से अपनी तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह बार बार सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकताओं को समाप्त कर देगा। 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस था। दिवस 2022 के लिए जो थीम थी इस बार की, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। आज के महत्वपूर्ण क्विज, 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश में, इसलिए महत्वपूर्ण। 2022 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो शाहिद अफरीदी को आईसीसी मेंस ऑफ द ईयर 2021 शाहीन अफरीदी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनको दी जाएगी इसके लिए। समावेशी सामाजिक सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल राज्य क्षमता निर्माण संचालन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है? समावेशी सामाजिक सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल राज्य क्षमता निर्माण के लिए तो 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रलय के किसी भी खंडन की निंदा करते हुए एक इजराइल प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? तो कोयला मंत्रालय ने कोयला दर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक हाल ही में किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों के लिए अनावरण किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए जिला सुशासन सूचकांक भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक वस्तुतः जारी किया है। सूचकांक में जम्मू जिला शीर्ष पर है, जम्मू जिला शीर्ष पे है जम्मू कश्मीर का। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस ग्रह पर मिमास नामक चंद्रमा की सतह के नीचे एक भूमिगत महासागर की खोज की है? ध्यान रखिएगा, मिमास क्या है? तो चंद्रमा की सतह के नीचे एक भूमिगत महासागर किसने खोज की है? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। किस ग्रह पर? तो ये शनि ग्रह का ये चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब ये चांद की बात नहीं हो रही है। चंद्रमा कभी कभी उपग्रहों को चंद्रमा भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिमास ये चंद्रमा है, तो क्या नाम है? मिमास इस चंद्रमा का। भूमिगत महासागर का नाम नहीं है, सॉरी, भूमिगत महासागर की खोज की गई है मिमास नामक उपग्रह पर, जो कि शनि का उपग्रह है। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन खरीदने पर अधिकतम कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है? तो 10 लाख रुपए की अनुदान राशि। संशोधन के बाद ड्रोन की खरीद के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो तक का अनुदान किया जा सकता है। तो कृषि ड्रोन की लागत का 100% या पूरा या 10 लाख रुपए जो भी कम होगा तक का अनुदान किया जा सकता है। एएफसी महिला एशिया कप 2022 से किस देश की फुटबॉल टीम को हटना पड़ा? तो भारत की भारतीय महिला फुटबॉल टीम कई खिलाड़ियों के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2022 से हट गई है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आरओ मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं और संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। आरओ मुख्य परीक्षा के लिए आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय के कोर्सेज स्टार्ट हैं, आप भाग ले सकते हैं। पर्याप्त समय है, तैयारी हो जाएगी और आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे परीक्षा। देर मत करिएगा, क्योंकि देर होने से फिर जल्दबाजी में फिर ये हो जाता है ना इधर का ना उधर का, फिर पढ़ना ही पड़ता है, फिर शॉर्टकट।
अभी क्या है, आपके पास चीज़ों को कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का बढ़िया अवसर है। अभी से लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।